गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आप सभी के लिए मैं अनिल सर ITT आइकन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम यूरोप में राष्ट्रवाद जानने से पहले हम लोग को जानना ज़रूरी है कि राष्ट्रवाद है क्या, राष्ट्रवाद आखिर है क्या। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को देखिए, इस वर्ड को देखिए, राष्ट्रवाद। वैसी भावना जो लोगों के बीच सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परंपरा को से एक होने का भाव व्यक्त करे, उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद वैसी भावना है, राष्ट्रवाद वैसी भावना है जो लोगों के राष्ट्रवाद वैसी भावना है जो लोगों के राष्ट्रवाद वैसी भावना है जो लोगों के एक समूह में, जो लोगों के एक समूह में, जो लोगों के एक समूह में राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक रूप से एक होने की भावना को व्यक्त करें। राष्ट्रवाद वैसी भावना है जो लोगों के एक समूह में राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक रूप से एक होने की भावना व्यक्त करें। सही। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रवाद वैसी भावना है, वैसी सोच है जो लोगों के समूह में राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक रूप से एक होने की भावना को व्यक्त करे। ये समाज के उन्नति का पहला कदम है जे सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग एक होकर एक राष्ट्र का निर्माण करें। उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। अब हम लोगों को देखना है यूरोप में राष्ट्रवाद। आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद है क्या? इसमें राष्ट्रवाद में भाषा चाहे कोई भी हो, जाति चाहे कोई भी हो, जाति चाहे कोई भी हो, अगर भाषा और जाति के आधार पर मेल मिलाप बने रहे और वो देश के विकास का काम सोचे, उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद। ठीक। यानी भाषा, जाति के बीच मेल मिलाप राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक रूप से एक होने की भावना को व्यक्त करता है, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। अब उसके बाद है यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुआ। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ और उसी समय से यूरोप में राष्ट्रवाद का बीजारोपण हुआ। यानी इसके पहले क्या है, पुनर्जागरण काल से ही लोगों में राष्ट्र के प्रति एक होने की भावना उत्पन्न हो गई थी। और उसी समय फ्रांसीसी क्रांति भी हुआ, जिससे किसका जन्म हुआ? तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। क्योंकि यह भावना यूरोप के देशों में हुआ है, यूरोप महादेश के देशों में हुआ है, इसलिए इस टॉपिक का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद।
यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यहाँ है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद कब हुआ, कैसे हुआ, ये बहुत ज़रूरी है, अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की भावना पुनर्जागरण काल से ही शुरू हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद पुनर्जागरण काल से ही शुरू हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद पुनर्जागरण काल से ही शुरू हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद पुनर्जागरण काल से, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पुनर्जागरण काल से ही शुरू हुआ। सबसे पहले इस भावना का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में शुरू हुआ। सबसे पहले इस भावना का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में शुरू हुआ और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में चरमोत्कर्ष पर आ गई। 1789 में चरमोत्कर्ष पर आ गई। यानी ये भावना जो थी सबसे पहले यूरोप के फ्लोरेंस नगर, इटली के फ्लोरेंस नगर में शुरू हुआ और फ्रांसीसी क्रांति आते आते क्या हुआ, पूरा अपना एक रूप धारण कर ली। राष्ट्रीयता की भावना कुटी कुटी भर गया वहाँ के लोगों में और इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद बखूबी आप लोग जान चुके हैं, जो पुनर्जागरण काल से ही शुरू हुआ। पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जगना, फिर से राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक रूप से एक होना पुनर्जागरण कहलाता है। और यह जो घटना हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में आकर के अपना एक मूर्त रूप दिया। इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। टॉपिक बहुत बेहतरीन है, बहुत जानदार टॉपिक है। तो यहाँ हम लोग जान चुके हैं जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कब शुरू हुआ, पुनर्जागरण काल से ही शुरू हुआ। सबसे पहले इस भावना का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। इटली के फ्लोरेंस नगर में शुरू हुआ और फ्रांसीसी क्रांति में अपना पूर्ण रूप धारण कर लिया। फ्रांसीसी क्रांति जैसे कि लिखा गया है 1789। अब इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद लिखने से बेहतर है जिसको एक बार सुनिए आखिर ये है क्या। तो ये पहला हम बता चुके हैं राष्ट्रवाद क्या है। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म कहाँ से हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके आगे क्या है, इसके नेक्स्ट में क्या है।
तो इसके नेक्स्ट में है राष्ट्रवाद की अवधारणा। राष्ट्रवाद की अवधारणा मेन टॉपिक है इसका, राष्ट्रवाद की अवधारणा। बहुत जानदार टॉपिक है राष्ट्रवाद की अवधारणा। अब राष्ट्रवाद की अवधारणा में मुख्य पॉइंट है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जान चुके हैं जो राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद यूरोप में कैसे शुरू हुआ, ये जरूरी था। अब यहाँ हम जानेंगे राष्ट्रवाद की अवधारणा। राष्ट्रवाद की अवधारणा तो इस पर देखेंगे, इस विचारधारा के अंतर्गत लोगों के बीच अपने देश के प्रति भाषा, जाति, धर्म से एक होकर एक होने का विचार, सोच राष्ट्रवाद की अवधारणा है। राष्ट्रवाद की अवधारणा है। इस विचारधारा के अंतर्गत लोगों के बीच अपने देश के प्रति भाषा, जाति, धर्म से एक होने का विचार, सोच राष्ट्रवाद की अवधारणा है। देखिए राष्ट्रवाद क्या है, तो वैसी विचारधारा जिसमें भाषा, जाति, धर्म सबको अलग करके एक होने की भावना व्यक्त हो और वो अपने देश के विकास में काम करे, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद के विचारधारा का मतलब है सोच, मनुष्य का जो विचार या सोच हो, जो हर धर्म या हर जाति या हर भाषा के लोगों में एक हो, जो अपने देश के प्रति एक होकर विकास का काम करे, वो राष्ट्रवाद की अवधारणा कहलाता है। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का मुख्य मंत्र यह है कि भाषा, जाति, धर्म से एक होकर, मतलब धर्म से एक होकर एक होने की भावना, विचार, सोच उत्पन्न हो, यही राष्ट्रवाद की अवधारणा है। यही राष्ट्रवाद की अवधारणा है। अब इसके बाद यह लेख 1980 के दशक में, यह लेख 1980 के दशक तक, यह लेख 1980 के दशक तक यह लेख 1980 के दशक तक लोगों के बीच, यह लेख 1980 के दशक तक राष्ट्रवाद की उत्पत्ति पर विचार करते हैं।
यह लेख 1980 के दशक तक राष्ट्रवाद की उत्पत्ति पर विचार करता है। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिखने वाला टॉपिक है चलिए राष्ट्रवाद की अवधारणा। इस विचारधारा के अंतर्गत लोगों के बीच अपने देश के प्रति भाषा, जाति, धर्म से एक होकर एक होने का विचार सोच राष्ट्रवाद की अवधारणा है। यह लेख 1980 के दशक तक राष्ट्रवाद की उत्पत्ति पर विचार करता है। चलिए इसके आगे देखा जाए, हम लोग जान चुके हैं राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है। इसके आगे पेज में देखते हैं, इसके आगे पेज में है नेपोलियन युग। इसके आगे पेज में जो है बहुत बेहतरीन टॉपिक है नेपोलियन युग। नेपोलियन युग देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, नेपोलियन युग। तो नेपोलियन युग की प्रारंभ, नेपोलियन युग की प्रारंभ, नेपोलियन युग की प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले एक टॉपिक है यहाँ पर, इसमें वाटरलू, वाटरलू, वाटरलू। नेपोलियन मुख्य रूप से फ्रांस का था, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। इसके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट, कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। यह फ्रांस के बहुत जाने माने पहचाने व्यक्ति था, फ्रांस के शासक भी था। तो नेपोलियन युग कब से कब है, कब तक है, इसको देखते हैं। तो नेपोलियन युग के प्रारंभ जो हुआ है 1917, 1915। नेपोलियन युग के प्रारंभ, नेपोलियन युग का प्रारंभ जो हुआ है 1815, जैसे लिख चुके हैं यहाँ पर 1815। कौन युद्ध, वाटरलू, वाटरलू, इंग्लैंड और फ्रांस। उसमें फ्रांस का नेतृत्व करता था नेपोलियन, और फ्रांस का मुख्य नेता था जो नेपोलियन था, और वाटरलू 1815, 1815। तो नेपोलियन युग के प्रारंभ कब हुआ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस टॉपिक को समझिए, नेपोलियन युग क्या है, इस टॉपिक को समझिए, नेपोलियन युग क्या है। तो यहाँ पर हम जैसे कि बता चुके हैं, जो नेपोलियन जो था फ्रांस का शासक बना, और इसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, इसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। अब इसके बारे में अच्छे से देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस गर्मी से निजात पाना बहुत दिक्कत है। नेपोलियन युग, नेपोलियन युग, नेपोलियन युग का प्रारंभ कब से हुआ, तो वाटरलू 1815, वाटरलू 1815। अब देखिए 11 नवंबर 1789 से 11 नवंबर 1789, 99 यहाँ पर ज़रूरी है, 11 नवंबर 1789। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, जब फ्रांस के राज का नाम 1789 में हुआ था। तो 11 नवंबर 1789 से लेकर के 11 नवंबर 1789 से लेकर के 11 नवंबर 1789, 99 में तो फ्रांस के राज क्रांति हुई थी। 11 नवंबर 1799 से लेकर 1804 व 1804, 11 नवंबर 1789 से लेकर 1804, 1804 तक, 1804 तक, और उसके बाद
और उसके बाद 1804 से लेकर 1815 तक के काल को नेपोलियन युग कहा जाता है। ध्यान देने की बात है, नेपोलियन 11 नवंबर 1799 से लेकर 1804 तक और उसके बाद 1804 से लेकर 1815 तक के काल को नेपोलियन युग कहा जाता है। नेपोलियन युग कहा जाता है। मेन टॉपिक था नेपोलियन युग। तो नेपोलियन जब फ्रांस में अपना सत्ता संभाला, फ्रांस में अपना सत्ता जब संभाला तब से लेकर के जब तक वो उस कुर्सी पर बना रहा, उस युग को नेपोलियन युग कहा जाता है। यानी फ्रांस में नेपोलियन के द्वारा किए गए शासनकाल को नेपोलियन युग कहा जाता है। तो 11 नवंबर 1799, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब फ्रांस की आज़ादी मिली थी 1789 में, फ्रांस की आज़ादी मिली थी 1789 में, ठीक। और उसके बाद नेपोलियन फ्रांस में अपना सत्ता संभालता है। 89 में मिला है, 99 से लेकर 4 और 4 से लेकर के 15 तक के काल में जितनी घटनाएं घटी, जितना शासन काल चला, वो नेपोलियन का शासन काल था। नेपोलियन का शासन काल था। अब इसमें और कुछ बात है, मुख्य पॉइंट है जो देखना जरूरी है। तो नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, और मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। जन्म, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 में। नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 में। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था और उसके बाद मृत्यु हुई थी 5 मई 1821। 5 मई 1821 मृत्यु। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त, ये भारत के संदर्भ में भी ये जो डेट है बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग जब आज़ाद हुए उस टाइम नेपोलियन का जन्म हुआ था। उस दिन को, जिस दिन हम आज़ाद हुए हैं, तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में, मृत्यु हुई 5 मई 1821 में। और देखिए, जन्म के बाद वो सत्ता में आने से लेकर के मृत्यु तक के काल के अंदर में जो शासन व्यवस्था चलाया, वही नेपोलियन युग कहलाता है। यानी 11 नवंबर 1799 से लेकर के 1804 तक और उसके बाद 1804 से लेकर के 1815 तक के काल को नेपोलियन युग कहा जाता है। क्योंकि नेपोलियन द्वारा अंतिम युद्ध का नाम था वाटरलू। 1815 इंग्लैंड और फ्रांस के नेतृत्व करता था नेपोलियन बोनापार्ट। इसके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। इसको लिख लीजिए, लिख सकते हैं इसको अच्छा से, ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है। नेपोलियन फ्रांस का मशहूर नेता, कूटनीतिज्ञ और शासक था। नेपोलियन फ्रांस का एक अच्छा राजनेता,
कूटनीतिज्ञ तथा शासक था। फ्रांस का एकीकरण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रांस के एकीकरण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रांस का एकीकरण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, यहाँ पर देखा गया नेपोलियन युग कब से कब तक, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब यहाँ पर आ गया मेटरनिख युग, जैसे कि आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा है मेटरनिख युग। अब मेटरनिख युग में देखते हैं हम लोग मेटरनिख के शासन व्यवस्था कहाँ रहा, कब से कब तक रहा, ये जरूरी है। मेटरनिख युग, अब देखिए नेपोलियन के युद्ध के समाप्ति के बाद मेटरनिख युग आता है, यानी मेटरनिख युग नेपोलियन के बाद आता है। और नेपोलियन के बाद ही ये टॉपिक को दिया गया है, नेपोलियन के बाद ही इस टॉपिक को दिया गया है। तो देखते हैं मेटरनिख युग कब से कब तक है। मेटरनिख युग, ठीक। अब देखते हैं मेटरनिख युग, यहाँ पर लिखेंगे नेपोलियन के शासन व्यवस्था के बाद मेटरनिख युग, नेपोलियन के शासन व्यवस्था के बाद मेटरनिख युग आता है। मेटरनिख युग फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन युद्ध के पश्चात। मेटरनिख युद्ध फ्रांस की क्रांति तथा मेटरनिख युग फ्रांस की क्रांति और तथा नेपोलियन युद्ध के पश्चात हुआ। मेटरनिख युग फ्रांस की क्रांति तथा नेपोलियन मेटरनिख युद्ध फ्रांस की क्रांति तथा मेटरनिख युद्ध फ्रांस की क्रांति तथा नेपोलियन युद्ध के बाद मेटरनिख युग फ्रांस की क्रांति तथा नेपोलियन युद्ध के बाद शुरू होती हैं। मेटरनिख युग फ्रांस की क्रांति तथा नेपोलियन युद्ध के बाद शुरू होती है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, मेटरनिख युग जो है फ्रांस की क्रांति तथा नेपोलियन युद्ध के बाद शुरू होती हैं। इस व्यवस्था का जन्म मेटरनिख कुशल राजनीतिज्ञ तथा प्रभावशाली व्यक्ति था। मेटरनिख कुशल राजनीतिज्ञ तथा प्रभावशाली व्यक्ति था, जो नेपोलियन के बाद आया, नेपोलियन युद्ध के बाद आया। अब नेपोलियन के शासन की समाप्ति होता है 1815 ईस्वी के बाद
1815 ईस्वी के बाद 1815 ईस्वी के बाद की युग फ्रांस के संदर्भ में मेटरनिख युग कहलाता है। फ्रांस के संदर्भ में मेटरनिख युग कहलाता है। संदर्भ में मेटरनिख युग कहलाता है। मेटरनिख युग कहलाता है। अठारह सौ 15 से लेकर 1848 1815 से लेकर 1848 इसका शासनकाल रहता है। शासनकाल है। अब देखिए मेटरनिख के द्वारा फ्रांस में 1815 से लेकर के 1848 तक ले शासन व्यवस्था चलाई गई। उस युग को कौन युग कहा जाता है? मेटरनिख युग। और ये युग जो आया, मेटरनिख जो आया, नेपोलियन के बाद आया और इसका कार्यकाल है 15 से लेकर के 18 तक। तो यहाँ पर मेटरनिख के बारे में हम लोग बता चुके हैं। जो मेटरनिख जो था कुशल राजनीतिज्ञ तथा प्रभावशाली व्यक्ति था, जो 1815 से लेकर के 48 तक ले क्या किया? शासन किया, शासन व्यवस्था को बनाए रखा। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में है वियना सम्मेलन। चूँकि यहाँ पर जो नाम दिया गया है वियना, इस पर ध्यान दीजिए। वियना ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना है, जहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन का नाम है वियना सम्मेलन। उस सम्मेलन का नाम है वियना सम्मेलन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है वियना सम्मेलन। अब देखते हैं वियना सम्मेलन कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। ज़रूरी है वियना सम्मेलन कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वियना सम्मेलन कैसे हुआ और कब हुआ। वियना सम्मेलन कैसे हुआ और कब हुआ। वियना सम्मेलन, चलिए टॉपिक नेम वियना सम्मेलन। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। जहाँ पर सम्मेलन हुआ था, यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह सम्मेलन ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह सम्मेलन एक मिनट। वियना सम्मेलन वियना सम्मेलन 1814 ईस्वी में वियना सम्मेलन 1814 से लेकर के 1815 में आयोजित की गई थी। 1814 से 1815 ईस्वी तक ऑस्ट्रिया की राजधानी
वियना में एक सम्मेलन हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य 1814 से लेकर के 1815 ईस्वी तक ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस, जिसका मुख्य उद्देश्य वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एक मिनट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1830 की जुलाई क्रांति, उसके बाद वियना सम्मेलन को देखा जाएगा। 1830 की जुलाई क्रांति देखते हैं, उसके बाद हम लोग 1830 की क्रांति के प्रभाव देख लें, उसके बाद 48 क्रांति है, उसके बाद इटली का एकीकरण है, उसके बाद मेजिनी है, अब उसके बाद गैरिबाल्डी है, उसके बाद काउंट काबूर है, जर्मनी का एकीकरण है, बिस्मार्क है, यूनान में राष्ट्रीयता का उदय है, जैकोबिन क्लब की स्थापना है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले हम जो टॉपिक बताए हैं, एक बार आप लोग इस टॉपिक को पढ़िए और पढ़ने के बाद हमसे एक बार जुड़िए। जैसे जैकोबिन क्लब की स्थापना, इसको लिख लीजिए, जैकोबिन क्लब। उसके बाद है यूनान में राष्ट्रीयता। सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम इस जो ये सेशन है इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, और एक दिन ये जितना है उतना को लेकर के हम कल ही आएंगे। जैसे पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉपिक दे दिया है। जैकोबिन क्लब क्या है, जो यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, बिस्मार्क, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण, उसके बाद काउंट काबूर, गैरिबाल्डी, मेजिनी का जीवनी लिखना है, मेजिनी क्या है, कौन था, इटली का एकीकरण। उसके बाद है 1848 की क्रांति का प्रभाव, 1830 के क्रांति का प्रभाव, 1830 के जुलाई क्रांति। उसके बाद है वियना सम्मेलन। यहाँ से हम ऐसे 14 से 15 के बीच एक संधि हुआ था। यहाँ से लेकर के जितना टॉपिक है उतना टॉपिक को हम छोड़ रहे हैं। वियना सम्मेलन 1830 की क्रांति, 1830 की क्रांति का प्रभाव, 1848 की क्रांति का प्रभाव, इटली का एकीकरण, उसके बाद है मेजिनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क, यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो 10th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए दिक्कत होगा देखने में क्लास को, इसलिए यहाँ पर जो टॉपिक दिखा रहे हैं उसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद एक बार पढ़िए इसको, तब इसको देखने में और अच्छा लगेगा। जैकोबिन क्लब की स्थापना, उसके बाद आगे ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को हम करा करके, और जो इसके बाद जो टॉपिक दिए हैं उस टॉपिक को छोड़ करके ऑब्जेक्टिव करा करके इस क्लास को अंत करेंगे। और इसका एक वीडियो हम लेकर के कल ही आएंगे। तब तक ले इसमें जो क्वेश्चन है, जो इसमें का मुख्य क्वेश्चन है, उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। पहला सवाल है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन संधि हुई थी? जैसा कि यहाँ पर नाम में ही दिखा गया है वियना सम्मेलन, तो वियना कांग्रेस बोले हैं अभी 14 में हुआ था, ये तो होगा नहीं। 1814 ये होगा नहीं। यहाँ पर दिया है पेरिस संधि, ये भी नहीं होगा। फ्रैंकफर्ट हुआ था 10 मई 1871 में।
फ्रैंकफर्ट संधि हुई है 10 मई 1871। बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्ज़ाम के व्यू से, इसको अच्छा से देखिए और जो टॉपिक नेक्स्ट में बनाया गया है उसको एक बार नोट कर लीजिए कापी में, रुक करके इसको लिखिए और लिखने के बाद उस टॉपिक को पढ़िए। पढ़ने के बाद हमसे जुड़िए कल, इसमें जो भी टॉपिक है उसको अच्छा से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वियना कांग्रेस 14 तो होगा नहीं, 71 का बात बोल रहा है, 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट हुई थी और यही बोल रहा है 71 यानी फ्रैंकफर्ट। ठीक, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं तो 2 नंबर में है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो देखिए 1830 की क्रांति मेन टॉपिक भी है। तो 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का जन्म हुआ। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में राजनीतिक शासन व्यवस्था का जन्म हुआ, नहीं सॉरी, संवैधानिक शासन व्यवस्था का जन्म हुआ, यानी संवैधानिक राजतंत्र का जन्म हुआ 1830। उसके बाद है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यहाँ पर हो जाएगा बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी जो है जिसका नाम है बिस्मार्क, ऑटोवान बिस्मार्क। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण का उत्तरदायी कौन है? तो बिस्मार्क। भारत के बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है क्योंकि भारत के एकीकरण किए थे। और ये जर्मनी के एकीकरण की बात बोल रहा है तो जर्मनी का एकीकरण सबसे पहले किया था बिस्मार्क। ठीक, ऑटोवान बिस्मार्क। उसके बाद है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई। फिर एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए यहाँ पर जैसे कि दिया है, ए होगा नहीं, तीनों नहीं होगा, 71 यानी कब हुआ था? तो 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है। तो इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो यहाँ पर बिस्मार्क, जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क, जैसे कि पीछे भी बता चुके हैं। मेजिनी इटली से संबंधित है, काउंट कापूर गैरीबाल्डी, यानी इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा बिस्मार्क, क्योंकि ये जर्मनी का एकीकरण किया था ना कि इटली का एकीकरण किया था। अब उसके बाद उसके नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था। बहुत अच्छा सवाल है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? कोई देश है, इंग्लैंड तो होगा नहीं, रूस, ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया जो था इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में था। इटली और जर्मनी के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो आपका बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फिर आ गया यह सब। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में, 10 मई 1871। 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, यानी काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। उसके बाद है, इसके बाद टॉपिक है, इसके बाद क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। भारत में भी
एक व्यक्ति के नाम पर ये आता है, रक्त एवं लौ के अवलंबन का नीति कराया था, जिसका नाम था बिस्मार्क। जैसे बिस्मार्क क्या किया तो जर्मनी का एकीकरण किया था, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर होगा बिस्मार्क होगा, बिस्मार्क होगा। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन करने वाला व्यक्ति था बिस्मार्क। यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज, जैसा कि दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, यूरोप का मरीज। तो क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को, हालांकि अब इस देश का नाम चेंज हो गया है, तुर्की को तुर्कीय लिखा जा रहा है, तुर्की को तुर्कीय लिखा जा रहा है। अब इसका नाम चेंज हो गया है, अभी वर्तमान में इस देश का नाम तुर्कीय है। पहले तुर्की था, जो यूरोप के मरीज के नाम से जाना जाता है। इसके नेक्स्ट है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक था गैरिबाल्डी। यंग यूरोप का संस्थापक था गैरिबाल्डी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? एक मिनट, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? एक मिनट, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। इसको देख रहे हैं हम, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। और टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी होगा। यहाँ पर यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी होगा। यंग यूरोप का संस्थापक था मेजनी, जोसेफ मेजनी। उसके बाद टीपू सुल्तान शासक था, मैसूर का शासक था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया? तो ये हुआ था आपका सेडान के युद्ध के बाद। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया। सेडिगान ये होगा नहीं, क्रीमिया का युद्ध होगा नहीं, परासा, यानी जर्मनी का एकीकरण हुआ सेडान के युद्ध के बाद। जर्मनी का एकीकरण सेडान के युद्ध के बाद हुआ। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? बहुत अच्छा सवाल है। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? अच्छा सवाल है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण तो ये किया था बिस्मार्क। जर्मन राइन राज्य का निर्माण करने वाला व्यक्ति का नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क द्वारा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया। सन 1870 में फ्रांस और परासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 फ्रांस और परासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका सेडान का युद्ध। ये हुआ था सेडान का युद्ध, क्योंकि फ्रैंकफर्ट हुआ था 71 में और सेडान हुआ था आपका 70 में। तो ये हो जाएगा आपका 1870 में फ्रांस और परासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा सेडान। ये आपका हो जाएगा सेडान। कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है हमको, जो टॉपिक है हम वन शॉट वीडियो में इसको चाहे कि क्लियर कर लें, लेकिन कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है। हाथ में घाव हो गया है जिससे बहुत परेशान हैं हम, और बहुत दर्द भी कर रहा है। इसलिए इसमें का जो टॉपिक है इसका एक वीडियो हम लेकर कल इसी चैनल के माध्यम से और इसी टाइम हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जो आप लोग इसमें जो टॉपिक दिए हैं उसको लिखिए, एक बार पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जितना इसमें क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़िए। इसके एक टॉपिक हम लेकर आएंगे, कल आएंगे, क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसलिए सोचे कि इसका ऑब्जेक्टिव करा दें। और शुरू में जो कराए हैं 2-3 टॉपिक कराए हैं उसको भी देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।